Good morning, students of class 12th RBSC. Today we start page number 2nd of chapter 1st Water, written by C.V. रमन. इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से सीवी रमन हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से पानी के जो नोटेबल उसकी जो उल्लेखनीय खूबी होती है वो होती है किसी भी पदार्थ के किसी भी मैटर को अपने अंदर उसके पार्टिकल्स को दूरी तक बहा के ले जाना। और उसकी दूसरी खूबी ये भी होती है पानी की कि जब पानी ठहरता है तो वो सारे मैटर को सस्पेंड यानी कि अपने नीचे तलछट बना के बिठा देता है। और लेकिन उस मटेरियल की चाहे पार्टिकल्स की डेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो लेकिन वो उसे काफी दूर तक बहाकर ले जाता है। तो यहां से पेज नंबर 2 चैप्टर 1 का पेज नंबर 2 हम शुरू करते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली स्मॉल। राइटर अभी उसी पैराग्राफ पे हैं। सीवी रमन बताते हैं कि हालांकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे किस्म के होते हैं, बट देयर नंबर इज ग्रेट एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। राइटर कहते हैं कि भले ही जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो बहुत ही छोटे होते हैं, मिट्टी के पत्थर के, लेकिन भले ही वो छोटे होते हैं और ढेर सारी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स, भले ही वो सॉलिड मैटर के कितने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो कितनी भी ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन पानी के अंदर बहते हुए उनको कई हजारों मील की दूरी तक, लाखों करोड़ों मील की दूरी तक बहाकर पानी ले जा सकता है। वैन सिल्ट लैडन यानी मटमैला, when silt laden water mixes with the salt water of the sea there is a rapid precipitation of the suspended matter। राइटर यहां पर हमें बताते हैं कि जब ये तो हम जानते हैं कि जितने भी नहरें हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी झरने हैं, फाइनली वो सब जाकर समुद्र के स्लाइन वाटर खारे पानी में मिलते हैं। लेकिन राइटर यहां पर हमें वही चीज बता रहे हैं कि जब भी इस प्रकार का जो गाद से भरा हुआ मटमैला पानी होता है, जब वो समुद्र के पानी से जाके मिलता है तो वहां पर एक जबरदस्त तरीके से वो भाप भी के उड़ता है और नीचे बैठ भी जाता है। दिस कैन बी रैपिडली सीन व्हेन वन ट्रेवल्स बाय स्टीमर डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी। राइटर कहता है कि आप इस नजारे को देख सकते हैं जब आप किसी ऐसे समुद्र के किनारे पर जाएं जहां पर कोई नदी आकर उसमें मिल रही हो, तो आप उस मुहाने पे खड़े होकर वहां देख सकते हैं। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन एंड फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। राइटर में बताते हैं कि किस तरीके से जब मटमैला पानी सीधा जाके समुद्र में मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मिल जाता है, पहले धीरे धीरे करके, जैसे अगर वो मटमैला है तो या तो वो लाल मिट्टी का पानी होगा या फिर वो भूरी मिट्टी का पानी होगा। जिस भी प्रकार का मिट्टी का पानी होता है जब वो समुद्र के नीले पानी से टकराता है तो वो एकदम से नीला नहीं होता है, धीरे धीरे करके वो अलग अलग प्रकार के पीले रंग के जो अलग अलग शेड्स हैं उन अलग अलग शेड में चेंज होता है, फाइनली समुद्र के पानी में जाकर वो मिल जाता है और नीला कलर अपना लेता है। लेकिन कभी भी जो मटमैला पानी है, सिल्ट लैडन वाटर है, वो कभी भी सीधे समुद्र के पानी से टकरा के नीला अचानक नहीं होता है। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas। alluvial area किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अगर कोई समुद्र में जाकर कोई नदी मिलती है, इस तरीके से कोई हमारी नदी आ रही है और वो समुद्र में जाके मिल रही है, तो ये जो पानी है वो कई सौ कई हजार साल तक यहां पर आता रहता है कंटिन्यूसली फ्लो में। यहां पर ये भले ही रेड कलर का हो सकता है या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है, लेकिन जब ये समुद्र के जाके जो उसके ब्लू या फिर जो ग्रीन कलर है, हमें 2 कलर दिखाई देते हैं समुद्र के पानी में, तो लेकिन जब ये पानी जाके इसमें मिलता है तो पहले अलग अलग पीले कलर के कई शेड अपनाता है, चेंज करता है और फाइनली जाके ब्लू सी में उस कलर को ग्राइंड कर लेता है। लेकिन ये जो एरिया होता है जहां से नदी समुद्र में मिलती है, यहां पे धीरे धीरे करके ये जो मिट्टी की तलछट है, जो सिल्ट है, वो यहां पर धीरे धीरे करके बैठती रहती है और फाइनली यहां पर वो एक मैदान टाइप बना लेती है। ये जो मिट्टी होती है, जो गाद होती है, सिल्ट होती है, वो आसपास के एरिया में बिखरती रहती है और यहां पे एक बड़े मैदान को बना लेती है। और जो पानी है वो ऊपर से बहता हुआ धीरे धीरे आगे जाता रहता है या फिर बीच में से वो एक छोटी नदी अपनी डेवलप कर लेता है और दोनों तरफ जो है बड़े बड़े मैदान क्रिएट हो जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पंजाब स्टेट है वो हमारे पास में एक जबरदस्त फाइन एग्जाम्पल है इस टाइप की घाटी को देखने का, जो केवल नदियों की गाद से बनी है, क्योंकि पंजाब 5 नदियों की लाई गई जो गाद से बना है, सिल्ट से बना है, इसलिए उसे पंजाब कहते हैं।
और इस टाइप के गाद के इकट्ठा होने से बने हुए जो इलाके होते हैं उसको कहते हैं एल्यूवियल एरिया। तो राइटर कहता है कि इस प्रकार के जो मैदान होते हैं जो इस तरीके की मिट्टी से गाद से बने होते हैं नदियों की लाई से, पहली बात वो जबरदस्त आवश्यक रूप से अगर आपको मिट्टी के बारे में कोई भी अध्ययन करना है, एग्जामिनेशन करना है, तो इस प्रकार के जो एल्यूवियल एरियाज होते हैं वो सबसे फायदेमंद होते हैं। सच लैंड कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर इज यूजुअली वेरी फर्टाइल। राइटर यहां पर यह भी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो एल्यूवियल एरिया होता है जो मिट्टी की गाद से लाने की वजह से बना होता है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ यानी कि फर्टाइल होता है। पंजाब हमारे पास में जबरदस्त फाइन एग्जांपल है इस चीज का। अब सेकंड पैराग्राफ पे राइटर हमें पानी के ही बारे में लेकिन एक और डिफरेंट चीज बताएंगे। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटली प्लेड अ ग्रेट पार्ट एंड अ बेनिफिशिएंट वन in the geological process by which the soil on the earth's surface has been formed फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट। राइटर यहां पे बताते हैं कि इस तरीके से बहता हुआ जो पानी है वो सिर्फ पानी अपने साथ नहीं लाता है बल्कि हमें पता चल गया कि वो ढेर सारी फाइनेस्ट सिल्ट भी लेके आता है। तो राइटर कहता है कि ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जमीन के नीचे से जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आते हैं, फिर वो पानी में गिरते हैं और पानी जो होता है उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हुए अलग अलग प्रकार के, जैसे हम बजरी लेते हैं, सैंड डस्ट जो है, इस टाइप की चीजें हमें मिलती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो बनाने का काम है वो पानी करता है। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन आल्सो प्ले डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉइल व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर। लेकिन राइटर यहां पे बताता है कि यही एजेंसी मतलब पानी की बात हो रही है। राइटर कहता है कि यही पानी जिसके लिए मैंने पहले फर्स्ट पेज में और इस सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है खेती के लिए, जीवन के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए, सब चीजों के लिए। लेकिन राइटर कहता है कि यही पानी कुछ खास विशेष परिस्थितियों के अंदर एक विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसकारी, एक विध्वंसकारी भाग भी अदा कर सकता है और वो मिट्टी जो किसी खेती का प्रमुख आधार होती है उसको अपने साथ बहाकर भी ले जा सकता है। पहले ऊपर वाले जो हमने पैसेजेस देखे हैं, पैराग्राफ देखे हैं, उसमें हमें पता चलता है कि जो खेती लायक उपजाऊ मिट्टी होती है वो नदियों की गाद से बनती है। लेकिन राइटर कहता है कि वही पानी कुछ विशेष परिस्थितियों में उसी खेत की उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जा भी सकता है and if allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country। और राइटर कहता है कि अगर इस प्रकार का पानी जब बहता है अपने साथ मिट्टी ले जाके, जो खेती की मिट्टी ले जाता है, अगर हम उसको अनचेक्ड यानी उसको बिना रोकथाम करे छोड़ देते हैं तो वो किसी भी देश का जो जीवन होता है उसके ऊपर एक विध्वंसकारी असर छोड़ देता है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, इस प्रकार अगर कोई भी मिट्टी बहती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी के कटाव से जो मिट्टी बहती है उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन सूखी मिट्टी के तेज हवा से उड़ने से भी होता है, तेज बारिश की बूंदों के जमीन के गिरने से भी होता है और किसी तेज नदी की बाढ़ के आए हुए पानी से मिट्टी के कटाव से भी होता है। लेकिन किसी भी प्रकार से जो मिट्टी घट जाती है, भूविघटन होता है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इज वन ऑफ द सीरियस इंपोर्ट इन वेरियस कंट्रीज स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो राइटर कहता है कि ये जो सॉइल इरोजन, भूविघटन की समस्या है, ये एक बहुत ही गंभीर किस्म की एक समस्या है कई देशों में, खासकर भारत के कई भागों में। द कंडीशंस अंडर विच इट ऑकर्स एंड द मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोज स्टडी। तो राइटर कहता है कि कौन से वो कारण है जिसकी वजह से भूविघटन, सॉइल इरोजन होता है और कौन से वो मेजर्स है, कौन से वो ऐसे नियम है जिसके आधार पर हम इस भूविघटन को रोक सकते हैं। तो राइटर ये कहता है कि ये दो विषय ऐसे हैं जिनको बहुत ही गहन अध्ययन की जरूरत है। सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। राइटर यहां पे बता दें कि भूविघटन की जो समस्या है वो एक झटके में नहीं होती है बल्कि एक क्रमानुसार होती है। द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि असल में भूविघटन के जो शुरुआती कदम होते हैं वो हमेशा इंसान की नजरों से अनदेखे रह जाते हैं। इन द लेटर स्टेजेस, और बाद में क्या होता है, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, जो खेतों की या जमीनों की, जंगलों की और घरों के आसपास की या जो घर बने हुए हैं उनके नीचे की जो जमीन है वो तेज पानी के बहाव से कट जाती है और पानी के साथ बह जाती है। इज ओनली टू पेनफुली, ये नजारा बहुत ही दर्दनाक होता है, अपेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज एंड रेविन्स। गुलीज और रेविन्स वो होते हैं जब किसी तेज बहाव के पानी के कारण किसी भी सरफेस, किसी भी जमीन पर, चाहे वो खेत हो या वो कोई घरों का इलाका हो, जब वहां पर छोटी छोटी आड़ी तिरछी नालियां और गड्ढे बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं गुलीज एंड रेविन्स।
तो राइटर कहता है कि जो आखिर की स्टेजेस होती हैं उसमें तेज बारिश का पानी आता है या बाढ़ का पानी आता है, और जो जमीन होती है उनमें गहरे गहरे गड्ढे और नालियां बना देता है। लेकिन इनसे क्या होता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इंपॉसिबल। राइटर कहता है कि ये अगर किसी रोड किनारे हो तो रोड को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये गुलीज और रेविन्स जो है हमारे खेतों में बन जाए तो ये खेती को असंभव बना देते हैं। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। राइटर कहता है कि असल में जबरदस्त जो सबसे मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का, वो है एकदम से किसी भी पानी का तेज बहाव। यहां पर सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन का मतलब है बादल का फटना, जिसको हम सुनते हैं कि बादल फट गया। अभी जो केदारनाथ में कुछ साल पहले इंसिडेंट हुआ था, वो भी बादल फटने की वजह से हुआ था। तो लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि बादल असल में फटता कैसे है। अब बादल कोई कपड़े या कागज की बनी हुई चीज तो नहीं है जो फटेगा, तो असल में बादल को फटने के लिए कुछ उसको एप्रोप्रिएट जगह चाहिए होती है। कभी भी बादल जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे नहीं फटते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये प्लेन एरिया है हमारा, और इस प्लेन एरिया के आगे जाकर यहां पर हमारे हिल्स आ जाते हैं, लेकिन जो हिल्स होते हैं वो खाली अकेला पहाड़ किसी भी बादल को नहीं रोक सकता। जब ये बादल यहां पर तीन तरफ हो, यानी ये एक फनल शेप बना ले, यानी कि जिस तरीके से कीप होती है किसी भी चीज में, स्टोव वगैरह में, लालटेन में पहले तेल डालने की जो कीप होती थी, अगर ये इस प्रकार का एरिया बना लेते हैं तो जो बादल होते हैं वहां जाके इकट्ठा होते रहते हैं, और ऐसी जगह यूजुअली बहुत हाइट पर ही होती है हमेशा। तो ये बादल जब यहां पर आके इकट्ठा होते रहते हैं तो जो बादल इस इलाके में बूंदे बरसाते हैं वो ही बूंदे वहां पर जाकर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं, और बूंदों का जो साइज है वो बहुत तेज बड़ा हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो कीप नुमा आकार ये पहाड़ बना देते हैं, यानी फनल शेप बना देते हैं, तो जब ये पानी तेजी से यहां पर आकर इकट्ठा होता है और उसे केवल एक छोटा सा एरिया मिलता है नीचे मैदानी इलाकों में जाने के लिए, तो ये जब पानी सारा यहां से इकट्ठा होता है तो ये बिल्कुल ठीक इस पानी का बहाव ऐसा ही होता है जैसे किसी बांध के टूटने का होता है। तो राइटर कहता है कि जो सबसे प्रिंसिपल फैक्टर है वो होता है बादल का फटना और तेजी से उस पानी का मैदान में बह के आ जाना। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, लेकिन इस भूविघटन में और भी कुछ सहायक चीजें होती हैं। पहला होता है स्लोप ऑफ द लैंड। अगर मान लो हमारा खेत ढलवा है, ढलान में है, तो भी हमें पता है कि पानी को तेजी से मोमेंटम मिलेगा, गति मिलेगी, और वो मिट्टी को काट के आराम से ले जा सकेगा। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, जिस तरीके से भगवान ने हमें धरती दी थी, तो भगवान ने हमें धरती ऐसी सौंपी नहीं थी। इनफैक्ट आज जहां पर जितनी भी कॉलोनीज और जितने भी सिटीज और मेगा सिटीज खड़े हैं, वहां पर ढेर सारे पेड़ हुआ करते थे, और अगर पेड़ भी नहीं होते थे तो छोटी छोटी झाड़ियां और छोटे छोटे घास हुआ करते थे। तो असल में ये कंबल का काम करते थे। किससे कंबल का काम करते थे? जब हमें पता है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, वो बहुत ही छोटी होती हैं, देखने में मामूली होती हैं, लेकिन जब वही बारिश की जो बूंद है वो 200 मील की हाइट से जमीन पर गिरती है तो वो किसी गोली की तरह जमीन पर तेजी से जाके लगती है। तो अगर कभी हम मिट्टी पर बारिश की पहली बूंद को गिरते हुए देखें तो वो जैसी गिरती है मिट्टी पर, तो मिट्टी का एक छोटा सा धमाका होता है उसके आसपास। तो असल में पहले यह होता था कि जो बारिश की बूंदें थी इन पेड़ों पर, छोटी छोटी घास पर, इनकी पत्तियों से टकराती थी, उसके बाद वो धीरे धीरे कर जमीन पर आहिस्ता से गिरती थी। तो मिट्टी को खदोड़ने का काम, उसको उलट पुलट करने का काम ये बूंदें नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से हमने इस प्रोटेक्टिव कोट को हटाया है, हमने वहां पर मकान बना दिए हैं, या फिर हमने वहां से पेड़ों को व्यर्थ समझ के, घास को बेकार समझ के हटा दिया है, तो ये जो प्रोटेक्टिव कोट होता है वेजिटेशन का, ये कंबल अपने आप हट जाता है और सॉइल इरोजन पैदा होता है। तीसरा कारण है the existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum। जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं जिनको हम बेकार का समझते हैं, ये असल में झाड़ियां क्या करती हैं, पानी की जो गति होती है उसकी गति को रोकती हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति होती है, झाड़ियां जमीन पर नहीं होती हैं, तो जो पानी की, बारिश का जो पानी होता है उसको रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, वो बड़ी तेजी से अपनी गति को ग्रहण कर लेता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और इस प्रकार अगर कोई उसके रास्ते में बाधा नहीं आती है तो उसकी गति बढ़ती जाती है और वो तेजी से मिट्टी को काटता जाता है। incredibly large quantities of precious soil can be washed away। राइटर कहता है कि जो सॉइल होती है वो बहुत प्रीशियस होती है। सोना प्रीशियस नहीं है, डायमंड प्रीशियस नहीं है, लेकिन मिट्टी प्रीशियस है। कैन बी वॉश्ड अवे इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट। तो राइटर कहता है कि ऊपर जो तीन स्थितियां उसने बताई हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति मौजूद रहती है तो आपकी जो सबसे कीमती मिट्टी है उसका कटाव जरूर होगा। एज इज अनहैप्पी टू ऑफन द केस। और राइटर कहता है कि
दुर्भाग्य से असल में अधिकतर इस दुनिया के हिस्सों में यही होता है कि इंसान इन झाड़ियों को, घास को हटा देता है और तेजी से भूविघटन होता है। द मीनेस का मतलब होता है थ्रेट, यानी कि चेतावनी। द मीनेस विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट्स टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर इज एन अलार्मिंग वन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो राइटर कहता है कि असल में खेती में ये जो भूविघटन की समस्या है, जो एक अनवरत, एक सतत चलने वाली खेती में बाधा पहुंचाती है, ये भारत के अंदर चेतावनी के स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी अब हमें चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंशन एक्शन। तो राइटर कहता है कि तुरंत हमें पर ध्यानाकर्षण करना होगा, ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ हमें प्रिवेंटिव एक्शन यानी बचावकारी जो तरीके हैं वो भी अपनाने होंगे। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, लेकिन वो क्या तरीके हैं, तो राइटर वो भी बता रहा है। टेरेसिंग ऑफ लैंड का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ढलवा खेत है तो हम उसको प्लेन कर देंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। अगर मान लो हमारे पास में कोई पहाड़ है और इस तरीके से तेज पानी हर साल आता है और खेती को बर्बाद कर देता है, तो हम उस पहाड़ से उतरने वाला जो रास्ता है उसके रास्ते में छोटे छोटे बांध बना देंगे, पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जो पानी की गति है उसको तोड़ने के लिए। तो जब उसकी गति टूट जाएगी तो मिट्टी को खोद नहीं पाएगा, अपने साथ बहा नहीं पाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टोर कल्टीवेशन। कॉन्टोर कल्टीवेशन होता है जिसे सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं, जो पहाड़ों में होती है। अगर पहाड़ों में खेती सफल नहीं हो पा रही है डायरेक्ट करने से, तो हम इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत बना देंगे। पहला खेत हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उसकी मिट्टी और उसका जो उपजाऊपन है वो नीचे में अटक जाएगा। 50% इसने रोक लिया, 50% इसने रोक लिया, और यहां पर जाकर जो हमारा पानी है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा जितना कि वो पहली स्टेज पे था। तो कॉन्टर कल्टीवेशन हो गया। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त। फिर राइटर कहता है कि हमें कुछ उपयुक्त प्रकार के जो वेजिटेशन है वो उगाने होंगे, यानी हमारे पेड़ पौधे ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारी जमीन को, मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। फॉर एग्जांपल जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वो राजस्थान जैसी जगह जहां पर 200 मिलीमीटर पर ईयर से कम की बारिश होती है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित है, लेकिन लोग नहीं मानते और ना ही गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे जो हो वो उपयुक्त प्रकार के हो। जहां बहुत ज्यादा पानी हो वहां पर हम ज्यादा पानी पीने वाले पेड़ उगा सकते हैं, लेकिन जहां पर कम हो वहां पर इस प्रकार के नहीं उगाने चाहिए। हमारे पेड़ पौधे इस तरीके के होने चाहिए जो यूजफुल हो, जो ज्यादा से ज्यादा मैन्योर खाद पैदा करते हो या फिर जो टिम्बर है वो प्रोवाइड कराते हो। These types of vegetation are amongst the measures that have been suggested. ये वो suggestions हैं, ये वो measures हैं जो हमें geologists ने provide कराए हैं. It is obvious that the aim should be to check the flow of water. Writer कहता है इन सारी जो चीजें हम करेंगे इनका एक ही प्रमुख एम, लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए पानी के रास्ते में बाधा पैदा करना, उसकी गति को रोकना at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum. लेकिन ये सारे कदम हमें तब उठाने चाहिए इससे पहले कि पानी जो है वो एक तेज गति को, विध्वंसकारी गति को ग्रहण ना कर पाए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर। और अगर हम ऐसे तीनों उपाय कर लेंगे तो ना तो हमारा पानी कोई ज्यादा तेज गति पैदा कर पाएगा और ना ही वो विध्वंसकारी ताकत पैदा कर पाएगा। व्हाट इज द बेसिस ऑफ लाइफ? अगेन दोबारा राइटर सीवी रमन हमारे सामने ये बात रिपीट करते हैं कि जो पानी है वो जीवन का आधार होता है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। राइटर कहते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, मनुष्य, जानवर, जो भी सब कुछ है, हर किसी के शरीर के अंदर एक उसके शरीर का भाग ऐसा होता है जिसमें पानी के आधार पर सारा काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंसान के शरीर की बात करें तो किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो बिना पानी के बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और पानी अगर हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं पीते हैं तो रीनल फेलियर, किडनी के खराब होने का खतरा रहता है। इसीलिए राइटर कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधि है, वो बिना पानी के नहीं हो सकती, और ऐसी कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं है जिसके अंदर हमारा ये तरल पदार्थ फ्लूइड अपना महत्वपूर्ण भाग अदा ना करता हो। वाटर इज ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। जीव जंतुओं के, जानवरों के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। while moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and tree. लेकिन जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर का, नमी का होना इस बात के लिए बेहद आवश्यक है कि जो भी पेड़ पौधे या छोटे झाड़ियां या बड़े पेड़ है उन सबके जीवन के लिए परमावश्यक है कि हमारी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। Now the quantity necessarily varies enormously with the species. हालांकि पानी में कितनी नमी होनी चाहिए ये हमारे उस पेड़ की स्पेसीज पर निर्भर करता है। जिस तरीके से यूकेलिप्टस और अशोका के पेड़ है जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन खेजड़ी और बबूलर, कीकर के ऐसे पेड़ होते हैं जो कम से कम पानी में उगते हैं, नीम का पेड़ ऐसा होता है। तो हमें यह देखना होता है कि मिट्टी में नमी कितनी होनी चाहिए, यह उस पेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी बिना मॉइस्चर के कोई पेड़ नहीं उग सकता। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस तरीके से किसी भी मनुष्य का या मानवता के जीवन का
अगर मानवता का हमें उसका सबसे फंडामेंटल, सबसे उसका जो मूलभूत, अगर उसकी भलाई करनी है मूलभूत रूप से, तो पानी का संरक्षण करना और उसका समुचित अच्छे से प्रयोग करना यह बहुत ही जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, आर्टिजन वाटर वो होता है जो कुओं में, ट्यूबवेल में और तालाबों में और नहरों और इन नदियों से होते हमें मिलता है। द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। लेकिन असल में जो नदियों, झीलों, तालाबों, ट्यूबवेल और जमीन के नीचे जो एक्वेफियर्स, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिनसे हम ट्यूबवेल के थ्रू पानी निकालते हैं, आखिरकार ये पानी कहां से आता है? तो कुल मिला के इसका हमारे पास केवल एक ही सोर्स है। ये ट्यूबवेल, नदियां, ये तो रिसोर्सेज हैं। इनका जो मेन सोर्स है वो है रेन, बारिश, या जिसको हम रेनफॉल भी कह सकते हैं। बारिश ही आगे जाके ऊंचे पहाड़ों पर ठंडी हो जाती है और फिर वो स्नोफॉल के रूप में गिरती है। तो असल में जो अल्टीमेट सोर्स है वो है रेन। हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर किसी भी तरीके से बीच में ब्रेक होता है तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टूट जाएगा और फिर जो हमारे कुएं, तालाब, नदियां, झीलें सब एक दिन सूख जाएंगे और हमें पानी नहीं मिलेगा। तो वो सारी चीजें, आर्टिजन वाटर जो है वो रिसोर्सेज है, और ये जो मेन चीज है बारिश, वही हमारा सबसे मेन सोर्स है। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। अब राइटर भारत की खेती के बारे में सबसे जबरदस्त बात ये बताते हैं कि अधिकतम भारत की जो खेती है वो मौसमी वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, एंड इज देयर फॉर, और इसीलिए वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। क्योंकि भारत में अधिकतम जो खेती है वो मौसमी वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए जो हमारी खेती है वो बारिश की, हमारी खेती बहुत ही सेंसिटिव यानी कि बहुत ही नाजुक हो जाती है। किस बात की नाजुक हो जाती है? अगर बारिश में कोई फेलियर, या तो बारिश चूक जाए या फिर इरेगुलरिटी या फिर उसके अंदर अनियमितता पैदा हो जाए तो फिर हमारी खेती बुरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। राइटर ये भी अच्छी तरीके से बता दें कि अगर आप सोचते हो कि सॉइल इरोजन अलग चीज है और अपर्याप्त और अनियमित जो बारिश है वो अलग चीज है, तो राइटर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपर्याप्त, अनियमित जो बारिश है वो सॉइल इरोजन से पूरी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। इट इज क्लियर दैट द अडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड। राइटर कहता है कि ये साफ साफ बात क्लियर है, स्पष्ट है कि अगर आप सॉइल इरोजन, भूविघटन को रोकने की कोई भी तकनीक अपनाते हैं तो यह तकनीक आपको इस बात में भी मदद करेगी कि आपको जहां पानी की आवश्यकता है आप उस पानी को वहां पर सहेज के रख सकते हैं। लेकिन कैसे? इन अदर वर्ड्स ऑन एंड इन द सॉइल एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सेव अ डबल पर्पस। राइटर कहते हैं कि आप केवल जहां पानी की जरूरत है वहां पे पानी सहेज के नहीं रख सकते, बल्कि उसके साथ साथ आप जमीन के अंदर भी पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप सॉइल इरोजन के लिए अगर कोई भी तकनीक अपनाओगे तो आपके लिए दोहरा फायदा आपको करके जरूर देगी। सो इट इज एविडेंट हाउएवर दैट in a country having only seasonal rainfall, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground. राइटर कहता है कि ऐसा देश जिसके बारे में ऊपर बात की गई है जहां पर मौसमी वर्षा के ऊपर अधिकतम खेती निर्भर करती हो, तो ऐसी जो जगह होती है वहां पे हमें इस बात को यह पुख्ता करना चाहिए कि ऐसा देश जहां सारी खेती मौसमी वर्षा पर निर्भर करती हो, वहां पर अधिकतम जो बारिश का पानी है वो हमें इस बात को पुख्ता करना चाहिए कि वो जमीन के अंदर जाए। ये नहीं कि जमीन के ऊपर से होता हुआ, नदी नहरों से होता हुआ समुद्र में जाके मिल रहा है। हमें यह बात पुख्ता करनी होगी कि ऐसा देश जो मौसमी वर्षा पर अधिकतम खेती अपनी लगा के बैठता है उसमें बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर हमें समाना होगा। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। और इस तरीके से आप जो पानी अपनी जमीन के नीचे इकट्ठा करोगे वो पानी आपके और दूसरे प्रयोग के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको फायदे हैं वो आगे देगा। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अधिकतम ये जो बारिश का पानी है ये जमीन में ना समा के समुद्र में नहरों और जो झरने हैं एंड रिवर्स और नदियां जो हैं एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, इन सबसे होता हुआ अंत में जाके समुद्र में मिल जाता है। और समुद्र के पानी में 3% से ज्यादा स्लाइन वाटर होता है और स्लाइन वाटर खेती और इंसान के किसी के काम के लिए नहीं होता। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस फ्लूइड आर थस लॉस्ट टू द कंट्री। और इस प्रकार से इस किसी भी देश का जो सबसे कीमती तरल पदार्थ होता है वो समुद्र में मिलकर बेकार हो जाता है और देश के लिए यह सबसे बड़ी हानि होती है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे है, तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, तो राइटर जो सीवी रमन है वो हमें कुछ सजेशंस भी देते हैं। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमें अपनी नदियों पर लगाम लगानी पड़ेगी। लगाम लगाने का मतलब है कि हमें उस पर डैम खड़े करने होंगे। द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। राइटर कहते हैं कि लेकिन वर्तमान में अपने उस करंट टाइम की बात करते हुए बता रहे हैं कि उनके टाइम में अधिकतम जो नदियों का पानी है वो देश के लिए सबसे बड़ा एक नुकसान हो रहा है, यानी देश के हाथ से वो पानी फिसल के समुद्र में जाके मिल रहा है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स। लेकिन राइटर ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, बारिश का पानी नदियों से होते हुए समुद्र में जाके मिलना, ये हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। हमारे देश का राष्ट्रीय मुद्दा परमाणु बम बनाना या फिर स्पेस में टेक्निक इन्वेंट करने से नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए कि जब हमारी खेती अधिकतम वार्षिक वर्षा पर निर्भर करती है तो सबसे पहले हमें इन्हीं नदियों के बहने वाले पानी पर लगाम कसनी होगी। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड विच at present are mere scrub jungles could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well planned actions। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, राइटर ये भी कहते हैं कि अभी हमारे केवल झाड़ियों से भरे हुए, बेकार की झाड़ियों से भरे हुए जो बड़े बड़े विशाल जंगल है या खाली पड़े हुए बड़े बड़े मैदान है, हमें उन्हें उपजाऊ और बहुत ही समृद्ध जंगलों के अंदर बदलना होगा, ताकि हमारा जो देश है उसको एक और तरीके से अपनी जो इंटरनल इनकम है उसको बढ़ाने का मौका मिले या दूसरे तरीके से हमारे देश को फायदे मिले। लेकिन उसके लिए बहुत ही जोश से भरे हुए और बहुत ही सुनियोजित कार्यों को करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हुए राइटर हमें अलग चीज बताएंगे। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। राइटर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाना, यानी जो अंधाधुंध तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, और पानी की जो समस्या है ये असल में जंगलों से बिल्कुल अंतर संबंधित है और अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। यानी अगर आप पानी का कंजर्वेशन करना चाहते हो, पानी का संरक्षण करना चाहते हो, तो एफोरेस्टेशन यानी जो वनारोपण है वो आपके लिए करना नेसेसरी हो जाता है। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज। राइटर कहते हैं सबसे बड़ी बात सिस्टमेटिक प्लांटिंग, यानी वही हमें यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर कम पानी है, मिट्टी में कम मॉइस्चर है, वहां पे हमें अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगाने हैं, और जहां पर पानी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पे दूसरे प्रकार के लगाने हैं जो ज्यादा पानी की डिमांड करते हो। तो इस प्रकार के जो जंगल है वो हमें संभव जगह में तो लगाने होंगे, लेकिन जिन जगहों को, जिन भूखंडों को हम असंभव मानते हैं, हमें वहां भी इस प्रकार के जंगल खड़े करने होंगे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। और एक तरीके से, जिस तरीके से कनाडा में सभ्य जंगल लगाए जाते हैं एकदम प्लानिंग के साथ, हमें इस तरीके के जो सभ्य और एकदम सिस्टमेटिक जंगल है वो खड़े करने होंगे। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, हमें इस प्रकार के जंगल पैदा करने होंगे जो बेकार के जंगली जंगलों से, और अनटेम्ड यानी कि जो अपालतू, जिसको जो पालतू नहीं है, जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिन जंगलों को कभी पूछते नहीं है, हमें इन जंगलों से अलग जंगल पैदा करने होंगे। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया। और राइटर कहते हैं कि ये कोई सेकेंडरी पोजीशन की हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए भारत की। Such plantations would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country। राइटर कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, इस प्रकार के सुनियोजित जंगल पैदा करते हैं, तो इस प्रकार के जंगलों का जो वनारोपण है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके देश की, भारत की संपदा को बढ़ाने में मदद ही करेगा। They would check soil erosion। पहली बात, इस प्रकार के जो जंगल होंगे सभ्य तरीके से लगाए गए, वो सॉइल इरोजन को रोकेंगे एंड कंजर्व द रेनफॉल। बारिश के पानी को रोकेंगे, क्योंकि तेजी से जो बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, पेड़ों की पत्तियां और जो छोटी सी घास होती है उसकी पत्तियां उसके पानी की बूंद की गति को रोकती हैं, वो जमीन पर तेजी से टकराती नहीं है, मिट्टी को उछालती नहीं है, बल्कि बड़े आहिस्ता से धीरे धीरे करके जमीन पे समा जाती हैं, तो उसमें मदद करेंगी। द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और हमारे पानी को, बारिश का जो पानी है उसे समुद्र में व्यर्थ होकर मिलने से रोकेंगी। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और सबसे बड़ी बात, सस्ते किस्म का ईंधन भी ये जंगल में उपलब्ध कराएंगे। एंड थस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। और इस तरीके से रेंडर का मतलब प्रदान करना, जो जबरदस्त तरीके से हम एक जो बेकार के अपने जंगलों की, जो बेकार की झाड़ियों से भरे हुए जंगल है जो हमारे किसी काम नहीं आते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब हम सुनियोजित जंगल लगाएंगे तो ये जो जंगल है हमें एक जो फार्म यार्ड मैन्योर है, एक अच्छी खासी अपनी पत्तियों और टहनियों से बनने वाली जो खाद है वो भी उपलब्ध कराएंगे, और जो एक सस्ता फ्यूल है वो भी हमें उपलब्ध कराएंगे।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे राइटर वही पानी से कनेक्टेड है चैप्टर, लेकिन अलग अलग वो बहुत ही डीपली और बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है सेकंड लास्ट, द मेजर नेसेसिटी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। राइटर कहता है कि सिर्फ आपको जंगल या नहरों पर डैम बनाने से उपयुक्त जो ऊपर लिखे हुए अफोर्ड सेड वो हैं, वो सिर्फ वही फायदे नहीं होंगे, बल्कि राइटर कहता है कि अगर आप इस तरीके से पानी की गति को नियंत्रित करते हैं और उसके संचालन को नियंत्रित करते हैं कि नदी कहां जानी चाहिए कहां नहीं जानी चाहिए, तो ये आपका एक अतिरिक्त लाभ होगा आपके गांव के जीवन के लिए। कंट्री साइड मतलब विलेज। बाय फॉर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, लेकिन किस तरीके से गांव के लिए होंगे? जाहिर सी बात है, अगर हम किसी नहर को गांव के पास से निकालते हैं, नहर ह्यूमन मेड होती है, कैनल्स जो होती हैं वो इंसान बनाते हैं, और जो नदियां होती हैं वो नेचर के द्वारा ही बनाई गई होती है। लेकिन अगर इस प्रकार की हम नहरें या नदियां गांव की तरफ मोड़ते हैं, तो ये एक सस्ता सुगम जो साधन है यातायात का, हमें वो उपलब्ध कराती है माल ढोने का। और इन ए कंट्री बाय इट्स बोट्स एंड बार्जेस, बोट्स छोटी होती है मालवाहक और इंसानों को ले जाने के लिए, और बार्जेस ये भी छोटे, ये भी बोट से बड़े होते हैं, लेकिन बड़े जो शिप होते हैं पानी के उनसे छोटी होती है, लेकिन ये भी माल और इंसान को ढोने का काम करती हैं। तो राइटर कहता है कि गांव से शहरों के बीच अगर आप ऐसी नदियां और नहरें बनाते हो, तो आप उनमें बोट्स और बार्जेस चला सकते हो थ्रू कैनल्स एंड रिवर, चाहे आप नहर बनाओ चाहे आप नदी बनाओ। तो एक सस्ता जो अंदरूनी यातायात का साधन है आप पैदा कर सकते हैं। वी आर मच अबाउट प्रोग्राम ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन but far too little about the development of internal waterways in India। क्योंकि राइटर इंडियन है तो घूम फिर के वो सीधी सी बात है इंडिया पे तो एम्फेसाइज करेंगे। राइटर कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हम भारत में आए दिन सुनते हैं कि फलानी जगह रेल की पटरी चल रही है, फलानी जगह रोड का निर्माण हो रहा है, भारत ने इतने हजार किलोमीटर की सड़क पूरी कर ली है। लेकिन राइटर कहता है दुर्भाग्य से कभी भी हमने इस प्रकार के जो वाटरवेज हैं, इस तरीके के जो कई ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, लेकिन राइटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली कभी उनके बीच में कोई जहाज चलाने की सरकारी योजना है हम ये कभी नहीं सुन पाते हैं। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। राइटर कहते हैं एक और फायदा हमें काउंट कराते हैं कि इस प्रकार से जब हम नदियों की हार्नेसिंग करते हैं, डैम बनाते हैं, तो वो सिर्फ ये उपयुक्त जो फायदे हैं वही हमें उपलब्ध नहीं कराते हैं, बल्कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है हम वो भी जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। उससे क्या होगा? The availability of electric power would make a tremendous difference to the life of the countryside। राइटर कहता है कि पहली बात, इस प्रकार से अगर आप गांव में जो बांध बने हुए हैं नहरों पर, नदियों पर, उसमें अगर आप जलीय विद्युत पैदा करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करते हैं, तो एक शानदार, एक जबरदस्त अंतर पैदा करेंगे वो आपके ग्रामीण जीवन पर, एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इंप्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन। और केवल इतना ही नहीं, गांव के लोगों का जीवन नहीं सुधारेंगे, बल्कि आपकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी अलग अलग दिशाओं में वो ढाल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटा गांव है तो वो कोई भी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने गांव में लगा पाएगा, क्योंकि मशीनरी चलाने के लिए उसको सस्ती बिजली मिल पाएगी और इतनी ज्यादा तादाद में मिल पाएगी। इन पर्टिकुलर इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन एक और फायदा काउंट कराते हैं। राइटर कहते हैं कि इस प्रकार जब आप नदियों पर हार्नेसिंग करेंगे तो सबसे बड़ी बात, आपका जो भूजल स्तर है जमीन के नीचे जो पानी होता है वो छोटे छोटे और बड़े बड़े गड्ढों में होता है, जिनको एक्वेफियर्स कहते हैं। तो राइटर कहता है कि जब आप बांध बना लोगे और वो पानी धीरे धीरे करके रिस्क के जमीन में जाएगा, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी बढ़ा देगा टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। बल्कि बढ़ा नहीं देगा, बल्कि एक खतरनाक, एक जबरदस्त सीमा तक आपका पानी जो है वो ऊपर तक आ जाएगा। यानी अगर हम 200-300 फीट का बोरिंग करते हैं और तब पानी निकालते हैं, उसकी जगह 60-70 फीट पर ही हमें पानी अवेलेबल हो जाएगा। देन एट प्रेजेंट, वर्तमान समय की तुलना में राइटर कहता है कि जबरदस्त स्तर में पानी ऊपर आ जाएगा। एंड थस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ वाटर। तो राइटर कहते हैं कि जब आप इस तरीके से पानी के नीचे के भूजल स्तर को बढ़ा लेंगे, तो सीधी सी बात है कि अगर वर्षा अनियमित है या फिर वो अपर्याप्त है, तो आप इन दोनों प्रकार की समस्याओं से निपट सकते हैं, क्योंकि आप जमीन के नीचे से पानी निकालने में सक्षम होंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, जो क्लोजिंग पैराग्राफ है हमारे ऐसे का, सीवी रमन के द्वारा लिखा गया। इन वन सेंस वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। राइटर कहता है कि अगर आप एक साधारण इंसान जो शायद एजुकेट हो लेकिन वो पूरी तरीके से चीजों को समझता नहीं हो, ओपन माइंडेड नहीं हो, तो राइटर कहता है कि पानी आपके लिए सभी तरल पदार्थों में सबसे सस्ता और सबसे सामान्य किस्म का है। इन अदर सेंस, लेकिन आप एक समझदार इंसान की तरह, वाकई में एक ट्रूली एजुकेटेड पर्सन की तरह अगर आप सोचते हैं, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स। ये सभी तरल पदार्थों में सबसे असामान्य है। क्यों? विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। क्योंकि राइटर कहता है कि यही वो तरल पदार्थ है जो सारे तरल पदार्थों में किसी भी इंसान या जीव जंतु के जीवन को मेंटेन करने में, उसे बनाए रखने की इसके अंदर एक अद्भुत
शक्ति है, एक अद्भुत ताकत है और यही उसके लिए जवाबदार है। आप क्रूड ऑयल से पेड़ पौधों या जानवरों को पाल नहीं सकते, आप इंसान को क्रूड ऑयल नहीं पिला सकते। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। क्योंकि राइटर खुद साइंटिस्ट हैं, तो वो इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि प्रकृति की खोज करना और पानी के अलग अलग गुणों पर रिसर्च करना, यह एक ऐसा साइंटिफिक, एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट की आवश्यकता है एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। और भारत में या फिर आप कह लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को हमें लगाने की आवश्यकता है, ताकि वो पानी और जमीन की और नेचर की जो प्रकृति है उनके बारे में हमें अच्छे से समझा के बताए, ताकि हम उनको कंजर्व कर सके, उनको नष्ट होने से बचा सके। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट, वाटर, रिटन बाय सीवी रमन। सो साइंटिस्ट होने के बावजूद उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को ड्राफ्ट करा है, इस ऐसे को ड्राफ्ट करा है कि हमें ऐसा लगता है कि वो एक साइंटिस्ट होने की बजाय शायद कोई एनवायरमेंटलिस्ट या फिर कोई एक्टिविस्ट नजर आते हैं। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका फुल नेम है और उन्हें नोबेल प्राइज मिला है अपने रमन थ्योरी के इन्वेंशन के लिए। और एक बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें पानी का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये अच्छे से समझाई है। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बट द लास्ट थिंग इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।